नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री के सत्ता के अहंकार पर जनता की ताकत हावी हो गई है। खड़गे ने आगे पॉइंटर्स में लिखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के संबंध में बजट में रोल बैक, वक्फ बिल को जेपीसी को भेजना, ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना, लेटरल एंट्री को वापस लेना। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे और 140 करोड़ भारतीयों को इस निरंकुश सरकार से बचाएंगे। अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, वहां रेप और हत्याएं भी हुई थीं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि वो तो केंद्र सरकार ने कृषि बिलों को वापस ले लिया, नहीं तो इन लोगों की काफ़ी लंबी प्लानिंग थी कि देश में कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो ये लोग पंजाब को बांग्लादेश बना देते। किसान आंदोलन के नाम पर जो हो रहा था वो देश से छिपा नहीं है। आंदोलन के दौरान लोगों को मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जैसे ही सरकार ने कृषि बिल को वापस लिया तो ये सारे उपद्रवी चौंक गए। भाजपा सांसद कंगना रनौत के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पंजाब के कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने तो कंगना रनौत के खिलाफ एनएसए लगाए जाने तक की मांग कर दी। वेरका बोले कि कंगना अक्सर ऐसे बयान देती रहती हैं और अब उन्होंने किसानों को गाली दी है। भाजपा को इन आरोपों पर अपनी सफाई देनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील करता हूं कि कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों से मिलने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते हमने तमिलनाडु के सीएम से मुलाकात की और कल हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम से मुलाकात की। ओवैसी ने बताया कि इन बैठकों में हम भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक से उत्पन्न खतरों पर चर्चा कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने के बजाय इस विधेयक का उद्देश्य उन्हें नष्ट करना है। इस विधेयक के माध्यम से भाजपा वक्फ को समाप्त करना चाहती है और यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। देश में जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी जातिगत जनगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा से ही स्पष्ट रखा है। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई योजनाएं बनाती हैं जो किसी जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के मद्देनज़र तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये आंकड़े कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दिए जाने को लेकर दलित और पिछड़े वर्ग के संतों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज रविवार को सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात की और बिना शर्त अपना नैतिक समर्थन घोषित किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया कि सरकार को कृत्रिम रूप से अस्थिर करने की केंद्र सरकार और राजभवन की साजिशों की कड़ी निंदा करते हुए स्वामी जी ने घोषणा की कि वे एकजुट होकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के पक्ष में इस साजिश के खिलाफ लड़ेंगे। भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन ने कल शनिवार को एक भावुक वीडियो संदेश जारी कर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अब उनके रिटायरमेंट पर पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अपने शानदार डेब्यू से लेकर भारत के सबसे भरोसेमंद ओपनर बनने तक आपने हमें अनगिनत यादें दी हैं। खेल के प्रति आपका जुनून, आपकी खेल भावना और आपकी खास मुस्कान हमेशा याद आएगी, लेकिन आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। विराट कोहली ने लिखा कि यादों, कभी ना भूल सकने वाले प्रदर्शन और हमेशा
दिल से नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद। मैदान से बाहर आपकी अगली पारी के लिए शुभकामनाएं गब्बर। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे ताज़ा तनाव को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। वो शाम से ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के संपर्क में हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इजराइल में अपने समकक्षों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। बयान में आगे कहा गया है कि हम इजराइल का उसकी रक्षा करने में लगातार समर्थन और क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए काम करते रहेंगे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के दक्षिणी इलाके में इजराइल की ओर से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं लेबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी NNA ने बताया कि इजरायली विमानों ने कथित तौर पर एनकाना, बसालिया, कफर मेलकी, पीर क्लब इलाके के साथ साथ साजद, कफर फिला और सरबा के शहरों के भारी इलाकों को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह उन पर बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर रहा था और इसे रोकने के लिए उसने आत्मरक्षा में हमला किया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस समय तनाव बढ़ा हुआ है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, तो वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 रॉकेट दागने का दावा किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद आज रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। रामचंद्र, पवन सहरावत, मंजू निर्मल, सुगंधा बिधूड़ी और ममता पवन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। वहीं इन पार्षदों की बीजेपी में ज्वाइनिंग पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि ये 5 पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम ना करने के रवैये से तंग आ चुके थे। इन सभी की एक ही राय है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं, उसी तरह वे भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए ऐसा ही काम करना चाहते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने आज रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2025 में जनसुराज बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 सीटों पर महिलाओं को आगे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने ये भी कहा है कि 2030 में 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज से नेत्री बनाया जाएगा। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं थी, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, तब तक उनकी बराबरी की भागीदारी संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2025 में जब जनसुराज की सरकार बनेगी, तब एक के अंदर किसी को मजबूरी में 10 से 12 हज़ार की नौकरी करने के लिए बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जहां कहीं तारीफ हो रही है, तो वहीं आलोचना भी सुनने को मिल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यूपीएस की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना से 25 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा और अगर राज्य सरकारें इसे मंजूर कर देती हैं तो 90 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के जातीय जनगणना के दावों पर कहा कि पहले राहुल गांधी सत्ता में आए तब वे जातिगत जनगणना कराएंगे, अभी वे सपना देख रहे हैं। केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना से भी ज़्यादा खराब है। यह देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इस पेंशन योजना से देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया गया है। वो इस दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी सर्विस 25 साल की होती ही नहीं है। आप नेता ने आगे कहा कि हर महीने 10% पेंशन के नाम पर कटेगा और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। अंतिम के 12 महीनों का औसत निकालकर 6 महीने की तनख्वाह दे दी जाएगी। कुल मिलाकर यह एनपीएस से भी ज़्यादा बदतर योजना है। देश के कर्मचारियों के साथ मोदी सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है।
समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने यूपीएस पर कहा कि भाजपा नीत एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया, लेकिन इसे फिर से लागू करने में क्या दिक्कत थी। अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहा और अब वह वृद्धावस्था में पहुंच गया है, तो क्या उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ देना सही है? इस महंगाई में वह अपना जीवन कैसे चलाएगा? पुरानी पेंशन योजना सबसे अच्छी योजना थी। वहीं लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सबसे पहले उनसे पूछिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। यह इस सरकार का सबसे खराब फैसला है। यह कामकाजी वर्ग के लिए यूनिफाइड पेंशन नहीं है और इससे 10% लोगों को भी फायदा नहीं होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने देश में जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी है जिसमें कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% से नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉरपोरेट्स, बॉलीवुड, मिस इंडिया में कितने लोग 90% से हैं। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि 90% से भागीदारी नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश के 90% लोगों की भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने भी राहुल गांधी के जनगणना वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को जातीय जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब जनगणना कराई और उस समय हम लोग इंडिया में थे, तब तो बैठक हुई। हमने कहा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करें। उन्होंने ममता बनर्जी के दबाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लल्लन सिंह ने आगे सवाल किया कि जब हमने गणना करा ली तो आज तक कभी राहुल गांधी ने क्या बिहार में उसकी प्रशंसा की? वो जनता को भ्रमित करने के लिए बस एक नारा दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने भी राहुल गांधी के जनगणना वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी को जातीय जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब जनगणना कराई और उस समय हम लोग इंडिया में थे, तब तो बैठक हुई। हमने कहा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करें। उन्होंने ममता बनर्जी के दबाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लल्लन सिंह ने आगे सवाल किया कि जब हमने गणना करा ली तो आज तक कभी राहुल गांधी ने क्या बिहार में उसकी प्रशंसा की? वो जनता को भ्रमित करने के लिए बस एक नारा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान सम्मान समारोह को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने एक्स पर लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। बसपा प्रमुख ने आगे लिखा कि बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले माननीय श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल और चरित्र से जरूर सजग रहें। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।